हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकास, आरव, पिंटू, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता देना। रूपक, जिंटू, अरे क्या हो गए हो? एक बार ऑडियो वीडियो बताइए, वॉइस कंटिन्यू करेंगे। कल हमने किया कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसका दो ऑब्जेक्ट होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, इतना टाइम लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक बार रिफ्रेश करती हूँ, आपके कमेंट्स आने में टाइम लग रहा है। ठीक है ना? हाँ, ऑल ओके है। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट कुछ कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। अभी जो एसएससी का 2024 वाला एग्जाम हुआ है, एक तो मुझे सब ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिल जाता है, सब ग्रुप में एडेड रहता है। एक टीचर्स का ग्रुप है, चलो उसमें तो मैं रहूंगी। टीचर्स का ग्रुप बनाया गया है रिफॉर्म्स का, ठीक है, उसमें तो 10-15 टीचर ही है, 10-15 टीचर का ग्रुप बना है। और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना है, एक पेटिशनर का ग्रुप बना हुआ है। क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन में मत रहो। एक पेटिशनर का ग्रुप बना है। पेटिशनर का ग्रुप मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप, जो लोग 2024 रिजल्ट के पीड़ित है। ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है 24 वाला। 24 वाला एक ग्रुप बना है जिसमें कोर्ट में पेटिशन फाइल किया है। ओके, ये स्टूडेंट वाला ग्रुप है जिसका मतलब 340 नंबर आने पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका 299 पे सिलेक्शन हो गया, 340 का नहीं है, तो इन्होंने भी कोर्ट में केस किया है। ठीक है, कोर्ट केस इन्होंने किया। इनके ग्रुप में भी है। इस ग्रुप को मैंने मतलब हेल्प भी किया है। इन लोगों का था कि मैम हम स्टूडेंट है, कहाँ से इतने पैसे लाएं, तो यहाँ तो पैसे वगैरह भी दिया गया था। तो ये हाई कोर्ट में मूव किए थे, ठीक है, पहले कैट कोर्ट में मूव किए थे, फिर हाई कोर्ट में मूव किए थे। और एक हफ्ते पहले ये इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था। एक हफ्ता पहले एक कोर्ट का हियरिंग, काफी सारे टीचर्स अभी डाल रहे हैं इसको टेलीग्राम पे, बट उस ग्रुप में पिछले थर्सडे को ये वाला मैसेज आया था। ठीक है, कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक लाइन ऐड किया है, आपका सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू आउटकम। अब कोर्ट का फैसला क्या होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो उन्होंने मतलब क्लियरली तो नहीं बोला है, बट कुछ को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जिसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब अभी हम सिलेक्शन को पक्का नहीं माने, हो सकता है सिलेक्शन रद्द भी कर दे, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट लाइन में जो अपना डिसीजन दिया है उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू आउटकम। आउटकम मतलब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, फाइनल जांच पड़ताल के बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा, डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतना नेगेटिव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट का रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन रद्द ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो हुआ है ना, उस वजह से काफी काफी बच्चे डर गए हैं। मैम हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट था, हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन एक ऐसा आया है, ठीक है, एक ऐसा आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब डिपेंड करता है कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, तब आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। अब कई सारे, हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है ना कि ये सब टीचर ने करवाया है। ये टीचर ने नहीं करवाया, वो टीचर पे गुस्सा हो गए। खास करके कौन वाले बच्चे, जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं ना,
जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन हुआ है वो गुस्सा हो रहे हैं टीचर पे कि टीचर ने ये केस करवा के ऐसा ऐसा डिसीजन करवाया। टीचर वाला ग्रुप तो अभी केस किया ही नहीं है। ओके, टीचर का ग्रुप ने अभी केस नहीं किया है, ये तो स्टूडेंट का ग्रुप है। 2024 वालों ने केस किया, हाई कोर्ट में इनकी हियरिंग हो गई। टीचर ने अभी कुछ नहीं किया। तो मेरे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट है ना कि अभी टीचर पे दोष ना लगाएं। ओके, टीचर ने अभी कोई केस वेस नहीं किया। अभी तो हमारे ग्रुप में, अगर मुझ पे भरोसा कर सकते हैं तो कर लेना, हम लोग के ग्रुप में ना अभी केस की बात हो रही है। ओके, हम लोग कौन सा वकील हायर करेंगे, ठीक है, क्या होगा, मतलब आने वाले 2025 में बच्चों के साथ गलत ना हो। हम लोग का तो ये वाला तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग का मुद्दा और भी है, नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना। ओके, डीवी बाद में करवाना और वेटिंग लिस्ट और बहुत सारा है। तो अभी तो हमने केस किया ही नहीं। ये वाला तो स्टूडेंट का केस का रिजल्ट है। तो टीचर पे गुस्सा, कोई भी टीचर पे गुस्सा मत होइए, ठीक है। हाँ, कोई भी टीचर पे गुस्सा नहीं होना है। ओके, टीचर ने अभी कोई केस वेस नहीं किया। ये तो स्टूडेंट ने जो हाई कोर्ट में केस किया था वो टीचर तो अभी सोच रहे हैं। और एकदम नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव इसलिए नहीं होना ना, काफी सारे बच्चों के ना हमारी टीम के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारा सिलेक्शन, हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हमारा सिलेक्शन कहीं रुक ना जाए। मेरे को नहीं लगता है कि सिलेक्शन रुकेगा। जिसका हो गया है ना, क्योंकि उनका डीवी चल रहा है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो बच्चा इस बार सेलेक्ट हुआ है तो उनको अगर आपका सिलेक्शन को रद्द करना ही रहता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को तो रोक सकते थे ना, वो क्या जरूरत। अब जैसे आज शाम में मेरे पास एक स्टूडेंट मिलने वाले हैं, उन्होंने बोला कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं आज आके आपसे मिलूंगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर सिलेक्शन रोकना ही होता तो ये क्यों करते। तो घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है जिसका हो गया है वो तो हो गया, बाकी का देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, टीचर पे गुस्सा नहीं होना। अभी तो टीचर ने केस किया ही नहीं, अभी तो टीचर के बीच में मीटिंग ही हो रही है। जो डिसीजन आया है ये तो बच्चों ने जो केस किया था उसका है। ओके, तो नहीं परेशान होना। और टीचर को ना, आप लोग जब गुस्सा होते हो तो सबसे ज्यादा बात आप टीचर को ही सुना देते हो। चलो, कल हमने किया था वो वाला, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो गया तो पैसिव दो तरीके से बनेगा। और एक हो गया कि अगर यहाँ पे वी होना चाहिए था, वी लगाते हो तो शैल लगाना, और ट्रूथ थर्ड पर्सन है तो विल लगाना। ये सब तो हमने कर लिया। तो चलो नेक्स्ट आओ। एक्टिव से पैसिव बनाते समय अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, बाय। हर जगह एक्टिव से पैसिव लगाते समय हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, कल वाली क्लास नहीं चल रही है विकास, एक बार कल वाला क्लास चेक कर लेना, तो चल रहा है कल वाला। हाँ, एक दो का कंप्लेन है, एक ही का दिख रहा है कि क्लास नहीं चल रही है कल वाला। क्या बोलेगा, तो मेल कर देगा मुझे चैट से। एक बार कर लेना, फिर मैं बोल रहा हूँ। अगर सेंटेंसेस हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय प्रेपोजिशन का यूज होता है, लेकिन कभी कभी एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय का यूज नहीं होता है। कब? जब वाक्य में, ये लिख लो, इन सेंटेंसेस जहां पे कोई वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। जहां पे कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वहां पे बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। आप पहले लिखो फिर मैं समझाती हूँ। अच्छा, चल रहा है ना, उसका नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। हाँ हाँ, उसका प्रॉब्लम होगा। कोई दिक्कत है आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, हेल्प करेंगे। जहां पे कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया वहां पे बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब बोलोगे मैम ये वेग और अस्पष्ट क्या है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने लिखा ही स्टोल द रिंग, ही ने रिंग को चुराया, ये एक एग्जाम्पल ये है। और फिर मैंने लिखा somebody stole the ring, किसी ने रिंग को चुराया।
अब सेंटेंस देखना, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, ही ने काम किया, और यहाँ somebody भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे काम किया इसने, और ही क्या है प्रोनाउन है, उसने चुराया, और somebody किसी ने चुराया, ये भी प्रोनाउन। लेकिन ही एक निश्चित प्रोनाउन का काम कर रहे, ही एक निश्चित व्यक्ति के लिए, कोई निश्चित व्यक्ति ही है जिसने रिंग चुराया। बट किसी ने रिंग को चुराया, किसी ने में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ का जो हमारा प्रोनाउन है ये वेग है, वेग मतलब अस्पष्ट है। किसी ने रिंग को चुराया, बट यहाँ निश्चित बताया जा रहा है कि ही ने चुराया। तो अगर क्लियर है तो वहां तो आप यूज करोगे बाय का, क्या होगा, द रिंग ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लो, पास्ट टेंस है तो वॉज लगा लो, द रिंग वॉज स्टोलन बाय हिम, हिम के द्वारा रिंग चुराया गया, यहाँ पे हिम लगा, बाय लगाना, बाय लगाना। बट यहाँ पे लिखा है somebody stole the ring, तो एक ऑप्शन में देंगे द रिंग was stolen, और एक ऑप्शन में देंगे द रिंग was, इसमें भी मैं आपको बहुत सारा चीज और बताऊंगी, द रिंग was stolen by somebody। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। पहला वाला करेक्ट है। हाँ, जब वाक्य में somebody आ गया, और somebody तो वेग प्रोनाउन है ना, और जब भी somebody आ गया तो बाय प्रीपोजिशन का यूज मत करना, ये हट गया। द रिंग वॉज स्टोलन, किसी के द्वारा रिंग चुराया गया। और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ कैसे क्या आएगा और आपको क्या ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ओके। somebody stole अगर किसी निश्चित के लिए तो लगा देना बाय, अगर निश्चित नहीं आ रहा है तो उसमें बाय मत लगा। अब लिखा मैंने पीपल, वहां तो प्रोनाउन था, मैं नाउन का एग्जांपल देती हूँ। पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब पीपल में कोई निश्चित नहीं है कि कौन से लोग की बात हो रही है, सिंपली लोगों की बात हो रही है, तो पीपल नाउन है, बट नाउन में क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से लोगों की बात हो रही है। अगर राम रहता ना, राम स्पीक्स इंग्लिश, तो राम में तो किसी निश्चित के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन पीपल लोग इंग्लिश बोलते हैं, कौन से लोग, ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसमें बाय नहीं लगाना। यहाँ का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है, लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और ये जो वर्ल्ड है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं, हमें तो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इंग्लिश इज स्पोकन, प्रेजेंट टेंस है तो इज लगाया, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऑप्शन में ये देंगे। और आपके दिमाग में आएगा मैम ये सब्जेक्ट है, इसको भी तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एक ऑप्शन में आएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। नीचे वाला गलत है, क्योंकि पीपल एक अस्पष्ट नाउन है, क्लियर नहीं हो रहा है कौन से लोग की बात हो रही है, जनरल सेंस में कि लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे बाय का यूज नहीं होगा। ऊपर वाला करेक्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंडरस्टूड है कि लोगों के द्वारा।
जहां भी अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया वहां पे बाय का यूज मत करना, ठीक है। हाँ, अब एक दो चीज और, चलो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा ऑप्शन ऐसा आता है ना, लिखा मैंने somebody, somebody सिंगुलर होता है, somebody कट द वायर, ठीक है, somebody कट द वायर, किसी ने वायर को काट डाला, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका और ये सेंटेंस पास्ट में, तीनों का कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। तो आप बोलोगे कि मैम प्रेजेंट टेंस में भी तो कट है और V3 भी तो कट है, कट का जो V1 होता है, V2 होता है, V3 तीनों सेम होता है, तो आपने इसको पास्ट कैसे मान लिया, इसको प्रेजेंट क्यों नहीं माना? इसलिए क्योंकि somebody प्लूरल, somebody सिंगुलर होता है, कभी भी somebody आर प्रेजेंट नहीं होता है, somebody इज प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस मानती ना तो somebody के साथ कट ना होके कट्स होता, ठीक है। तो गलती से भी मत सोचना कि मैम आपने इसको प्रेजेंट क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में होता है ना, तो somebody सिंगुलर है और somebody के साथ कट्स होता, ओके, somebody कट्स। लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, और पास्ट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, प्रेजेंट में भी वही सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ भी वही पास्ट टेंस और प्लूरल के साथ भी वही पास्ट टेंस। तो अगर ये प्रेजेंट होता तो इसमें एस लगा होता, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस है। तो इसका क्या होगा, एक ऑप्शन में देंगे द वायर वॉज कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, और एक ऑप्शन में देंगे द वायर वॉज कट बाय somebody। चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि somebody हो, someone हो, ठीक है, somebody हो, someone हो, तो उसके साथ बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, तो ये हट गया, ये वाला आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एसएससी का तो कोई ठिकाना नहीं है, मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है कि कई बार चारों ऑप्शन में बाय somebody रहता है। वैसे तो somebody वेग है, अस्पष्ट है, किसी ने तार को काट डाला, किसी ने भी, कोई भी हो सकता है, तो बाय somebody तो नहीं लगना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन आया ना, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आया तो आप इसको टिक करोगे, क्योंकि somebody अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट वेग प्रोनाउन, और आ गया वेग प्रोनाउन आ गया तो बाय का यूज नहीं होता, बाय का यूज नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि चारों ऑप्शन में बाय लगा देंगे, अब क्या करोगे, आपको भी वही करके जाना है, जैसे ऐसा लगा देंगे द वायर इज कट बाय somebody, फिर ऑप्शन में लगा देंगे द वायर हैज बीन कट बाय somebody, और द वायर had been कट बाय somebody। कई बार देखा है कि वैसे तो बस बाय somebody नहीं होना चाहिए, बट चारों ऑप्शन में बाय somebody डाल के भी दे सकते हैं, तो उस केस में आपको चारों में बाय somebody को मान के ही चलना है, और द वायर वॉज कट बाय somebody। अब देखो कई बार ऑप्शंस में देखा है कि ये somebody nobody तो वेग होता है, और वेग में बाय somebody का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आपके चारों ऑप्शन में आ गया, क्या करोगे, आपको एक्सेप्ट ही करना हो। अब देख लेना, इस सेंटेंस में टेंस प्रेजेंट में नहीं जा रहा है, प्रेजेंट में जाता तो इसमें एस लगा होता, पास्ट में जा रहा है, और ये सिंपल पास्ट है, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलते हैं, सिंपल पास्ट है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट कर दिया। अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट है, और हमें यहाँ अगर ऑप्शन में चारों में बाय somebody है तो हमें भी मान के चलना हो। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता, वैसे 5 ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता कि द वायर वॉज कट रहता, एक ऑप्शन में द वायर वॉज कट रहता, और एक बार द, चारों में मान के चलेंगे तो आपको भी वही मानना है, बट एक ऑप्शन ऐसा आता कि एक में बाकी सारा चीज सेम है, यहाँ तक एक में बाय somebody रहता और एक में नहीं रहता, तब हम इसको मानते, तब मानते, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बेसिक बेसिक करवा के फिर एग्जाम बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी।
लिख लिया ना? हाँ, नन ऑफ दिस नहीं, नन ऑफ दिस कहाँ से रहेगा? क्योंकि इसमें तो ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, एक ऑप्शन कोई ना कोई फिट बैठेगा तो नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। चलो एक ये हो गया। एक चीज और याद रखो, यहाँ पे थोड़ा एक दो चीज आपको बता रही हूँ। हाँ, एक और आया था, जैसे मैंने लिखा ही क्लीन्ड द रूम। एक एसएससी में ऐसा है, और इस क्वेश्चन को लेके कंट्रोवर्सी था, बट एसएससी ने आंसर सही दिया था उस समय। ही क्लीन्ड द डोर, उसने डोर को, दरवाजे को साफ किया। तो चलो इसका तो मैं कर देती हूँ। ही निश्चित है तो यहाँ पे तो बाय लगा देंगे। द डोर वॉज क्लीन्ड बाय हिम। ठीक है, दो डोर उसके द्वारा क्लीन किया। ही किसी निश्चित ही के लिए बात हो रही है तो बाय तो लगाओ। अगर ये ऐसा रहता somebody cleaned the room, किसी ने दरवाजे को, रूम को, डोर को साफ किया, तो इसका क्या लिख दोगे? somebody वेग आता तो यूज मत करना। the door was cleaned। ठीक है, ये लगा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन, इसको लेके कंफ्यूजन था। the cleaner cleaned the room। ठीक है, somebody मतलब किसी ने दरवाजे को साफ कर दिया, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं पता चल रहा है तो बाय का यूज नहीं किया, बट यहाँ तो स्पष्ट पता चल रहा है तो बाय का यूज किया। अब मैंने लिखा द क्लीनर की क्लीन्ड द रूम। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और ऑप्शन में ऐसा था द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, और एक ऑप्शन में था द रूम was cleaned by the cleaner। पहले आप इसको लिखो, ऊपर वाला तो आपने लिख लिया। अब देखो कहीं पे वैसे एसएससी ने आंसर नीचे वाला कोई दिया था और आंसर उनका करेक्ट भी था। ठीक है, बहुत जगह बताते हैं ना कि जो भी रूम को क्लीन करे तो वो क्लीनर ही होता है ना, रूम को साफ करने वाला व्यक्ति क्लीनर ही होता है। तो क्लीनर में किसी स्पष्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है तो यहाँ बाय का यूज नहीं होगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन, मतलब कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है कि क्लीनर वेग है, कि जो भी रूम को साफ करे तो उसको क्लीनर ही बोलेंगे ना, लेकिन और यहाँ पे वेग है इसलिए आंसर ये होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे द लगा है। द लगा है, इसका मतलब है कि कोई खास सफाई कर्मी जो है, किसी खास साफ करने वाले ने खास दिन उस रूम को, किसी खास रूम को क्लीन किया, तो यहाँ खास है और यहाँ पे बाय लगेगा। बाय लगेगा, बाय लगेगा, हाँ, पहला वाला नहीं होगा, बाय लगेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता नीचे वाला तब हम इसको कर सकते थे। ठीक है, अगर नीचे वाला नहीं होता तब हम इसको टिक करते, बट अगर दोनों आ गया है तो यहाँ तो क्लियर मतलब स्पष्ट पता चल रहा है कि क्लीनर ने रूम को, जैसे लोग इंग्लिश बोलते हैं, अब लोग में पता नहीं चल रहा है ना कि कौन से लोग बोलते हैं, लोग इन जनरल इंग्लिश बोलते हैं, बट यहाँ तो किसी खास क्लीनर की बात हो रही है। यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि कोई खास क्लीनर है, उस दिन रूम को साफ किया, तो खास का पता चल रहा है तो बाय लगाएंगे। ठीक है, अगर नीचे वाला नहीं होता ना, नीचे वाला नहीं होता तब हम ऊपर को टिक करते। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने, ये भी एग्जाम में आया है और इसका 2 बार 2 तरह से ऑप्शन आया। ऐसा आया, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। अब देखो यहाँ वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो यहाँ वन का मतलब एक नहीं है। ठीक है, एक आदमी को सिर्फ अपना वादा या कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए, यहाँ वन का मतलब है एवरीबडी, एवरीबडी, हर किसी को अपनी ड्यूटी या अपना वादा निभाना चाहिए। तो एवरीबडी में कोई भी हो सकता है, किसी निश्चित को नहीं बोला जा रहा है।
तो जब वन, इसका वन का यूज नहीं होगा, और जब वन का यूज नहीं होगा तो वंस का भी यूज मत करना। सिंपली इसका क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। शुड मॉडल वर्ब है ना, ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के केप्ट लगाना, वंस हटा देना, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। भगवान, क्लीनर तो नॉन लिविंग थिंग होता है, किसने बोल दिया कि क्लीनर नॉन लिविंग थिंग होता है? कोई मशीन क्लीनर का काम कर रहा है, क्लीनिंग का काम। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ओके, प्रोमिसेस को रखना चाहिए। लेकिन एक दो बार मैंने आपके प्रीवियस पेपर में ना ये भी देखा है, वैसे तो वंस का यूज नहीं करना है, ठीक है, वन का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वन का मतलब एवरीबडी है। जैसे ही का हिज होता है ना, उसने अपना काम किया, उन्होंने उनका काम किया, ही का हिज होता है, दे का देयर होता है, आई का माई होता है। उसी तरह वन, इसे मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी, वन का वंस होता है, और यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, हर एक को अपना प्रोमिसेस रखना चाहिए। तो वंस, जब वन को यूज नहीं करेंगे तो वंस भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार मैंने ऑप्शन में, मतलब एक आध बार देखा है ना, ऐसा भी ऑप्शन आया है, वंस प्रोमिसेस। अब देख लेना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन कैसे कैसा आया है। वैसे तो वन का यूज नहीं होना चाहिए, जब आप वन का यूज नहीं कर रहे हो तो वंस का भी यूज मत करना, क्योंकि वन का ही पोजेसिव केस वंस बनता है। सिंपली लिखना प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी अगर आपके चारों ऑप्शंस में ऐसा आ गया, वंस प्रोमिसेस हैज टू बी केप्ट, एक ऑप्शन में आ गया, कभी कभी वंस है तो आपको भी मान के ही चलना है, वंस प्रोमिसेस इज टू बी केप्ट, ऐसा ऐसा आ गया। अब बोलोगे मैम आपने तो मना किया है कि वंस का यूज नहीं करना, बट अगर चारों ऑप्शन में वंस है ना, तो आपको भी वंस मान के ही चलना है, शुड लगा देंगे। बट अगर अगर ये दोनों में से आया सिर्फ, तो इसको प्रायोरिटी देना। मॉक में देखा है ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का ही है। लिख लिया है सबने? लिख लिया ना? ये वाला हो गया, somebody killed cleaner वाला भी हो गया, ओके। यहाँ पे ना वर होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना। अच्छा, ये वाला कर रही हूँ। ऑप्शन देख लेना आपका कैसा आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आंसर करना। नोबडी हो या नो वन हो, कुछ भी हो, नोबडी कैन डू द वर्क, इस वर्क को कोई नहीं कर सकता है। एक ऑप्शन में देंगे द वर्क हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना, द वर्क कैन बी डन, क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के V3 लगाना, द वर्क कैन बी डन बाय नोबडी, ऐसा भी देते हैं कभी कभी। और एक ऑप्शन में ऐसा दे देंगे, द वर्क, डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन आए। अब बोलोगे कि मैम नोबडी तो वेग है ना, तो बाय नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही आ जाता है, द वर्क कैन बी, सॉरी, द वर्क कैन नॉट बी डन
बाय एनीबडी, ऐसा वाला ऑप्शन भी आया है। ठीक है, ऐसा वाला ऑप्शन भी आपको आया है। द वर्क कैन बी डन बाय नोबडी, नो, इस काम को कोई नहीं कर सकता है, तो वर्क कैन बी डन बाय नोबडी और द वर्क कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी। आप बोलोगे कि मैम नोबडी ये नोबडी एनीबडी में कैसे बदल जाएगा, क्योंकि वाक्य में नोबडी है तो हमें भी तो नोबडी रहना चाहिए, लेकिन आंसर सेकंड वाला सही है। ओके हाँ, जब भी सेंटेंस में, ये मैं आपको किस में पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगी, नन आ गया, ठीक है, वाक्य में नोबडी आ गया, तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं ना, तो वहां पे क्या लगाते हैं, द वर्क कैन नॉट बी डन, एनी प्लस नॉट, एनी प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, नन या नोबडी, नन या नोबडी। ओके ऐसा नहीं बोलेंगे, पहले हम पॉजिटिव बोल के लास्ट में नेगेटिव नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे द वर्क कैन बी डन, वर्क को किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं। ये सेंटेंस थोड़ा नहीं लास्ट में अजीब सा लग रहा है ना, वर्क को किया जा सकता है, द वर्क कैन बी डन, वर्क को किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं, ये अटपटा सेंटेंस लग जाता है। नॉट को पहले ले आना, वर्क को नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा, तो जब भी सेंटेंस में नॉट आता है ना, तो उसके साथ फिर से नोबडी मत डालना, क्योंकि नॉट भी नेगेटिव है और नोबडी भी नेगेटिव है, तो नॉट के साथ नोबडी मत डालना, तब हम वहां पे एनी हो जाएगा, एनी प्लस नॉट नोबडी या नन का सेंस देता है। बी ज्यादा सही नहीं है, पहला वाला रॉन्ग है, बी ही सही है। तो कभी कभी नोबडी एनीबडी में भी बदल जाता है। देखो नॉट, NOT, नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी का सेंस नोबडी वाला सेंस देता है। अच्छा विशाल, बीच क्लास में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं वॉइस से कंटिन्यू कर सकता हूं? मैम थोड़ा लेट एनरोल किया था। ओके तो आप देखो, मैं अगर इसके पहले लिखो, बता देती हूँ, पहले आप लिखो। जो बच्चे लेट से एनरोल किए हैं ना, नो वन हो, नो वन अलग अलग हो, नन हो, सबके लिए। नो वन कैन डू द वर्क कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, नो वन हो या नन हो, सबके लिए एनी लगा देना नेगेटिव। हाँ, जो बच्चे हमारे लेट से ज्वाइन किए हैं, देखो ये बैच 28 जनवरी को स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, इस बैच में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, फिर कंजंक्शन पढ़ाया है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है, वर्ब पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है, अभी मैं वॉइस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं वॉइस पढ़ा रही हूँ, तो तब तक आप, और वो कैब भी चल रहा है। ठीक है, वो कैब में समुद्र मंथन का बैच चल रहा है, तो अभी मैं बोलूंगी कि जिस स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली एनरोल किए हैं, तो आप पहला क्लास से देखना शुरू करिए ना, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, आपको लाइव आने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो कि मैं सुबह 9:30 बजे जब लाइव पढ़ाती हूँ ना, आप भी उसी समय टाइम बांध लो, आप 11:30 बजे रिकॉर्डेड देखिए। ठीक है, आप 11:30 बजे 9:30 बजे आप रिकॉर्डेड देखिए। बता रही हूँ, एक काम कर सकते हो, आप मैं जब लाइव पढ़ाऊंगी तो आप लाइव मत आओ, आपका जितना भी पीछे का छूटा हुआ है आप उसको रिकॉर्डेड देखो। ओके, रिकॉर्डेड। उसी तरह वो कैब आप भी अपने आप को टाइम में स्केड्यूल कर लीजिए, जैसे वो कैब में 1 बजे जब पढ़ाती हूँ लाइव आके, तो आप क्या करो, जो भी आपका छूटा हुआ है उसको रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, कंटेंट में तो कोई चेंज है ही नहीं, और आपके लिए और अच्छा भी है,
कि जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ना तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, लाइव में तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, बेटर है कि आप रिकॉर्डेड देखें। और बीच में आपको जब लाइव आने का मन करेगा भी ना, क्योंकि ये सब ना थोड़ा वर्ब टेंस से रिलेटेड है, वॉइस टेंस से रिलेटेड है, फिर वॉइस और नरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तब तक आप ये करो, अगर आपको लाइव आने का मन हो तो फिर आप प्रेपोजिशन वगैरह से आ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी, नाउन पढ़ाऊंगी, प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप लाइव आ सकते हो, उसमें आप डायरेक्टली आ भी जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सारा टॉपिक्स पिछला टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आप पहला दिन भी आते हो, बीच में भी आते हो, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जो आपका छूटा हुआ है उसको फटाफट कवर कर लीजिए। और वो कैप की तो कोई बात ही नहीं है, वो कैप तो आराम से आप देखते रहो रिकॉर्डेड, ठीक है। हाँ, तो उसको देखते रहिए। द वर्क कैन बी डन नहीं होगा ना, द वर्क कैन बी डन मतलब वर्क को किया जा सकता है, लेकिन वहां पे बोला गया है कि वर्क नोबडी वर्क को कर सकता है, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मई में ये बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बैच 28 अप्रैल को इसका 3 मंथ्स होगा ना, 15 मई तक 3.5 महीने तक बैच खत्म हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि वोकैब वाला थोड़ा सा और लंबा चले, ग्रामर वाला तो खत्म हो जाए, तो आप फिर उसको देखो। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, और कितने बच्चे देखोगे ना जो 28 को भी एडमिशन लिए होंगे ना, 28 जनवरी को, तो उनको भी, वो भी बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं। कुछ बच्चे वर्किंग है, या कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं ना कि लाइव में बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है, तो मैं रिकॉर्डेड में अपना 1.5x में करके देख लूंगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़े। ये वाला हो गया ना। अभी बताती हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करवाऊंगी, अभी और भी बता रही हूँ। मैंने बताया कि कभी कभी बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, कब? जब वाक्य में कोई वेग या अनक्लियर नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो वहां पे बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, बाकी सब जगह बाय का यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय के जगह, ठीक है, बाय के जगह कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज हो जाता है, बाय तो ना यूज होके यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन काम आएगा। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे शॉक्ड वर्ड हो, सरप्राइज, और ये वाला टॉपिक पहले, मतलब ये वाला ऊपर डालो, ये वाला डालिए पहले, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस, ठीक है। डिफरेंट प्रेपोजिशंस मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जहां पे हम बाय नहीं लगाते, अलग अलग वर्ड के अनुसार अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होता है। खाली ऊपर वाला ये लिखिए, उसके बाद पहले मैं और कुछ लिखवाती हूँ, तब ये सब बताऊं। हाँ, अगर ऐसा रहता एनीबडी कैन डू द वर्क, तो वहां पे लिखते द वर्क कैन बी डन बाय एनीबडी, लगाने की जरूरत नहीं। क्लासेस छूट गई है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, क्या दिक्कत है, आप कवर कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में तो दूसरों से कॉपी मांगना होता है, और क्या गारंटी है कि जिसके कॉपी से आप लिख रहे हो ना कि उसने सही ही लिखा है। ऑनलाइन क्लास में तो आप रिकॉर्डेड 1 साल तक आपके पास वीडियो। ओके, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस। अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जिसका पैसिव बनाते समय हम बाय तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई दूसरा प्रेपोजिशन लगेगा। जो लिखवा रही हूं बस उतना ही लिखना। मैम, कंडीशनल वाले सेंटेंस का पहला पार्ट वाला नहीं समझ में आया, लास्ट पार्ट वाला नहीं समझ में आया। अब पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि मैंने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ाया है, लेकिन जहां तक मुझे याद हो रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता जरूर पहला वाला पार्ट में मैंने वर लगाया है, और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस V3 लगाया है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम आपने तो बोला है ना कि पहला वाला परफेक्ट रहेगा और दूसरा वाला भी परफेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट लगाया है और दूसरा वाला परफेक्ट लगाया। जरूर कोई ऐसा सेंटेंस होगा ना जहाँ पे पहला वाला पार्ट कोई इमेजिनरी के सेंस में, काल्पनिक वाले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद कर दिया होता, जरूर पहला वाला पार्ट कोई इमेजिनरी होगा।
अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहता तो मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ता। ओके, वो सेंस कुछ अलग होगा, तभी आपको कंफ्यूजन लग रहा है। अगर पहला वाला पार्ट इमेजिनरी हो, काल्पनिक सेंटेंस हो, तो वो सिंपल पास्ट रह सकता है। ठीक है। अब आप लिखो शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब है आश्चर्यचकित, अमेज्ड का मतलब भी है आश्चर्यचकित, सरप्राइज का मतलब भी है आश्चर्यचकित होना। आपने जो सोचा था उससे उल्टा हो गया। वंडर्ड का मतलब भी है आश्चर्यचकित, अरे आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड होना, शॉक्ड होना, अमेज्ड होना, ये सारे वर्ड। नहीं नहीं, बर्ड वाला वो नहीं पूछ रही है, बर्ड वाला तो दूसरा है। शॉक्ड, अमेज, सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एक होता है स्टार्टल्ड, स्टार्टेड नहीं है, स्टार्टल्ड है। स्टार्टल्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित, और ये हमेशा अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? बाय नहीं ले। आई वॉज शॉक्ड बाय द रिजल्ट नहीं होगा, आई वॉज शॉक्ड एट द रिजल्ट। तो कभी कभी प्रेपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे एक वर्ड होता है प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। सेटिस्फाइड का मतलब भी खुश होना। एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भीड़। द शॉप्स आर, त्योहारों के दौरान द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स। थ्रॉन्ग्ड होगा या क्राउडेड। ये सारे वर्ड्स अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? विथ। ठीक है। और नो, आई नो हिम, तो ही इज नोन बाय मी नहीं होगा, नोन के साथ टू लगा। यहाँ पे एग्जाम में बाय लगा लगा के दे देंगे। इमेजिनरी है, वही मैं बोल रही हूँ ना, इमेजिनरी है और बाद वाला परफेक्ट टेंस में है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये तो कल्पना की जा रही, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था, बट मैं कर नहीं पाया। हाँ, वही वही मैं सुधा बोल रही हूँ। इफ आई वर यू, पहला वाला इमेजिनरी होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता ना, तो मैं चेयरमैन का मुंह बंद करवा दिया होता, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हारी जगह नहीं था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो जब भी कभी कभी हर जगह तो एक्टिव से पैसे बनाते समय बाय का यूज होता है, बट कभी कभी बाय का यूज नहीं होता है। कभी कभी वर्ड के अनुसार प्रेपोजिशन बदल जाता है। शॉक्ड, अमेज, सरप्राइज के साथ बाय नहीं लगता है, इसके साथ बाय मत लगाना, एट लगाना। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, थ्रॉन्ग्ड, सबके साथ बाय मत लगाना, विथ लगाना, नोन के साथ। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आप लिखिए। देख लिया मैंने, आपका सेंटेंस देख लिया। वही बोला था ना, पहला वाला इमेजिनरी अगर रहता है, ठीक है, पहला वाला वाक्य इमेजिनरी सेंस में रहेगा, तो उसके साथ एक पार्ट सिंपल, क्योंकि इमेजिनरी वाला तो पास्ट परफेक्ट नहीं जा सकता है ना, इमेजिनरी वाला सिंपल पास्ट रहेगा और दूसरा वाला परफेक्ट रह सकता है। ओके, अब एग्जांपल्स दे रही हूं। The results of the survey surprised me. यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना। The beauty of the Taj
amazed me, amazed her. ऐसा लिखो, द परफॉर्मेंस of the students shocked the teacher. एक एक लाइन छोड़ते जाना. I know him. आप पहले इसको लिखो और भी एग्जाम्पल मिलेगा. ठीक है. द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे सरप्राइज्ड मी. सर्वे का रिजल्ट ने मेरे को सरप्राइज किया. तो ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, मी को आई करना है. तो क्या होगा, और सेंटेंस पास्ट में है तो आई एम नहीं होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड. अब आपके मन में आएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बाय का. तो आपका मन होगा आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स लगाने का मन होगा, बाय द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, जो कि गलत है. ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम बाय का यूज करते हैं. ठीक है, बाय का यूज करते हैं, बट सरप्राइज्ड वर्ड बाय नहीं लेते. सरप्राइज वर्ड हमेशा अपने साथ एट लेता है. At the beauty of the ताज amazed her. हर को she बनाते हैं. She was amazed. सारा past में जा रहा है. By नहीं लगाना. She was amazed at the beauty of the ताज महल. ताज. उसी तरह the performance of the student shocked the teacher. तो यहाँ पे क्या होगा, the teacher was shocked by नहीं होगा. The teacher was shocked I. तो कभी कभी वर्ड के अकॉर्डिंग अमेज्ड वर्ड बाय नहीं लेता, एट लेता है. सरप्राइज वर्ड एट लेता है. शॉक्ड वर्ड एट लेता है. टीचर was shocked at the performance of the students. उसी तरह I know him. तो him को बना, यहाँ पे लिख रही हूँ he, और ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो was नहीं करोगे ना. न्यू होता तो was करते. He is known. by me लगाने का मन होगा, बट known वर्ड हमेशा by भी नहीं लेता, at भी नहीं लेता. He is known to me. और भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आप इसको कर. at होगा, surprised at, amazed at, shocked at, known by me नहीं, known to me. she जाएगा, ही लिख दिया है कहाँ पे. Amazed her, she was amazed the beauty of the Taj. The performance of the teacher was shocked at the performance. कहाँ पे लिखा, I know him. He's सही तो लिखा है ना.
हम्म लिखा मैंने हिज बिहेवियर सैटिस्फाइड मी। उसका बिहेवियर ने मेरे को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। कुछ वर्ड्स है जो फिक्स प्रेपोजिशन की तरह यूज हो, मतलब फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। तो यहाँ क्या होगा, आई वॉज सेटिस्फाइड, ठीक है, मी बन गया आई वॉज सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के साथ बाय नहीं होता है, सेटिस्फाइड के साथ टू होता है। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज बिहेवियर। तो यहाँ मुझे आपको ये बताना था ना कि कब हर ऐसा नहीं है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा बाय का यूज होगा। कभी कभी वर्ड के अकॉर्डिंग 90% केस में तो बाय का ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंज होता है। सेटिस्फाइड के साथ विथ बाय नहीं आता, विथ आता। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, देन ग्रामर में जाइए, वहां फ्रेजेस का वीडियो मिल जाएगी। ओके, देखो उसने बता दिया है, थोड़ा सा चेक करना है ना। चलो ये भी हो गया। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1, ठीक है, 2+V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव का पैसिव, एक बोल रहे हैं कि मैम ये जो पेपर खत्म हो, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद प्रैक्टिस होगा, तो आपको प्रैक्टिस बैच क्यों मिला है? ये जो प्रैक्टिस बैच है आपका 3 बैच लगातार चल रहा है, ग्रामर चल रहा है, वोकैब चल रहा है और प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच भी आपका चल रहा है। प्रैक्टिस बैच ट्यूसडे और थर्सडे को चलता है, जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा दिया है, टॉपिक वाइज पढ़ा दिया। अभी मिक्स्ड एरर चल रहा है और उसी में क्लोज टेस्ट भी हो रहा है, PQRS भी हो रहा है, तो ये सब उसी के लिए है ना, उसी के लिए है। ओके, अब ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, क्लास के बीच में नहीं पूछना है, सब आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जाके ढूंढिए। अब यहाँ पे लिखो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव का पैसिव किस तरह से बनता है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1, 2+V1, और 2 के साथ तो हम V3 नहीं लगाते हैं ना। तो इसका ये बनाने के लिए, इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, 2 लगा के फिर B लगा के फिर V3 लगा देंगे। 2+V1 इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस में होता है। अब हमें इन्फिनिटिव का पैसिव करना है और 2 के साथ तो हम V3 नहीं लगा सकते, बगल में मॉडल की तरह B डाल देंगे, तब ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा he was to sell the watch। वो वॉच को, घड़ी को बेचने ही वाला था, ठीक है, he was to sell the watch। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये तो इन्फिनिटिव हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है। क्या चीज को बेचना था? वॉच को, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, द वॉच। पास्ट टेंस है तो वॉज लगा दीजिए। अब टू सेल है और हमें तो V3 लाना है,
और सेल का V3 सोल्ड होता है, तो हमें V3 लगाने के लिए 2 के बाद तो मैं सोल्ड नहीं लगा सकती, क्योंकि 2 के बाद तो V1 आता है ना, हमें तो V3 लगाना है, तो मैं बीच में B लगा दूंगी, और पैसिव में B के साथ V3 लग सकता है। द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हिम, और लिखो, और भी एग्जाम्पल दे रही। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। जिसको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे टीम से कांटेक्ट करिए, ठीक है? क्लास के बीच में नहीं पूछना है, टीम से कांटेक्ट करिए। और यहाँ तो बच्चे आपको बोल भी रहे हैं कि कहाँ मिलेगा फिक्स प्रेपोजिशन। आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो अब जाके ढूंढना है ना आपको, वोकैब के बैच में ढूंढिए। वो फिक्स प्रेपोजिशन में वोकैब के बैच में करवा रही हूँ, समुद्र मंथन बैच में जाके ढूंढिए, वहां आपको फिक्स प्रेपोजिशन मिल जाएगा। फ्रेजेस का भी वीडियोस है, बच्चों ने बता दिया है, फ्रेज वाला जो वीडियो है कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, वो बोल ही रहे हैं, ग्रामर में जाइए, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, इस पे मेल भी कर सकते हो, HRUClive@gmail पे। अगर कोई चीज मिलने में दिक्कत हो रही, इस पे मेल करो, या इनको कॉल मत करना, मैसेज करना 9995835834। क्लास के बीच में नहीं पूछना है, इस पे आप मैसेज करिए। सब मिल जाएगा आपको। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स का पहले तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी और भी दे रही। एक टाइम वाला सेंटेंस एग्जाम का फेवरेट है, टाइम वाला सेंटेंस एग्जाम में आता है, लिखा मैंने, इट्स टाइम से स्टार्ट होता है और बीच में एक इन्फिनिटिव रहता है, इट्स टाइम टू डू द वर्क। It's time to water the plants. फिर लिखा मैंने, There is no time to lose. अब जो lose, अब थोड़ा सेंटेंस ध्यान देना। ये अच्छा, ऐसा भी एक एरर आता है, बताती हूँ। ऐसा भी आता है, टू के साथ ये वाला लूज होगा, टू के साथ कभी कभी ये लूज लगा देते हैं। ये लूज का मतलब होता है ढीला, ये लूज एडजेक्टिव है, ठीक है? ये लूज मत लगाना, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म लगाना ना, ये लूज वर्ब है, लूज करना, किसी को खोना, लॉस्ट, इसका V3 भी लॉस्ट, ये लूज लगाना। अब जरा सेंटेंस देखो, यहाँ इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, पिछला वाला सेंटेंस में भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा वाक्य इन्फिनिटिव से खत्म हो रहा है, बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, इन्फिनिटिव से ही वाक्य एंड हो जा रहा है, और वहां तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, वहां तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें कैसे करना है? जब भी इट्स टाइम वाला आ गया, जब भी हमारा कोई वाक्य आ गया जिसमें बीच में इन्फिनिटिव हो और ये स्टार्ट हो रहा है देयर इज नो टाइम, या इट्स टाइम, टाइम हो गया है काम करने का, टाइम हो गया पौधों को पानी देने का, खोने के लिए टाइम नहीं है, तो जब भी टाइम वाला सेंटेंस स्टार्ट हो ना, तो आपको शुरू का उतना उतार देना, इट्स टाइम, ठीक है? इट्स टाइम,
टाइम से जब भी स्टार्ट हो तो उतना वाला शुरू का उतार देना है। देयर इज नो टाइम, इतना उतार देना है। अब हमारा वाक्य में देखो इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इट्स टाइम द वर्क लगाओ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाना है। और टू डू को क्या बनाना है, टू बी डन। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एक वर्ड डालना होगा, इट्स टाइम, ठीक है, इट्स टाइम यहाँ पे फॉर डालना हो। जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव बनाते समय एक प्रेपोजिशन डालना हो। इट्स टाइम द वर्क टू बी डन नहीं होगा, इट्स टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, मतलब काम को करने के लिए सही वक्त आ गया है। ठीक है, टू डू इन्फिनिटिव है, एक्टिव में है, इसका पैसिव बनाते समय टू प्लस बी प्लस वी थ्री लगा दें, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। उसी तरह इट्स टाइम, यहाँ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए सही वक्त आ गया, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स। अब टू के साथ तो V1 है, बट हमें तो V3 चाहिए, तो हम बीच में बी लगा देंगे और उसके बाद V3। बी के बाद V3 आएगा तो पैसिव हो सकता है। ये मैंने आपको इन्फिनिटिव चैप्टर का पैसिव बनाते समय भी बताया था, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। अब देखो देयर इज नो टाइम टू लूज। अब यहाँ तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना हम कोई प्रेपोजिशन डालेंगे, सीधा क्या डाल देंगे, टू लूज का बना देंगे टू बी लॉस्ट। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। टीचर को बीच बीच में ना बताते रहना होता है, ऑनलाइन क्लास में यही होता है, बच्चे लेट से भी ज्वाइन करते हैं तो बीच बीच में कहाँ से क्या करें उनको गाइड करना है। और जो समझदार बच्चा है ना वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो उन्होंने लेट से ज्वाइन किया है ना वो पहला दिन से क्लास देखना शुरू कर देगा। जो स्टूडेंट पहला दिन का क्लास से देखना लगातार देख रहे हैं उसको टीचर से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। बीच में आने से दिक्कत हो जाती है। लिख लिया सबने? चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देती हूँ इन्फिनिटिव का, जिसमें 90% स्टूडेंट्स रॉन्ग ही किए थे जब एग्जाम का ही है। देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिया है। अब आई वॉज टू सेल द वॉच, द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, चाहो तो उतार सकते हो, द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। ये वाला टाइम वाला सेंटेंस नहीं है। मैंने क्या बोला था कि अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव आ जाए और शुरू में टाइम लगा रहे, देयर इज नो टाइम, ठीक है, फिर इट्स टाइम, यहाँ भी इट्स टाइम, जब भी टाइम वाला सेंटेंस इन्फिनिटिव के साथ शुरुआत में आ जाए तो आपको इट्स टाइम वाला उतार देना, फॉर टी टू बी टेकन। इट्स टाइम टू स्टॉप राइटिंग, टाइम हो गया है लिखना बंद करने का, तो इट्स टाइम। और यहाँ पे राइटिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे राइटिंग जीरेंड है, और जीरेंड भी ऑब्जेक्ट होता है नाउन के रूप में। तो इट्स टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप, टू स्टॉप को टू बी स्टॉप कर दिया। ठीक है, चलो ये वाला हो गया टाइम वाला। कभी कभी बगैर टाइम वाला नहीं होता है। देखो यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा था, यहाँ पे लिखा था आई वॉज टू सेल द वॉच। उसी तरह द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, तो क्या होगा इसका, द एडमिट कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स है तो हैव लगा दोगे, और टू ब्रिंग का क्या कर दोगे, टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट्स। तो जरूरी नहीं है ना कि इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस इट्स टाइम वाला से ही स्टार्ट हो, अगर इट्स टाइम वाला से स्टार्ट हो रहा तो आप उतना उतार दो, उतना उतार दो।
और बाकी देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा है, यहाँ भी इन्फिनिटिव है, अरे सॉरी, टू ब्रिंग, बट इट्स टाइम वाला नहीं है ना, तो यहाँ तो पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ भी वॉच ऑब्जेक्ट था, आपने इसको सब्जेक्ट बनाया, बट यहाँ टाइम वाला सेंटेंस है। टाइम वाला में पहले वाला फ्रेज उतना उतार देना। द एडमिट कार्ड्स, बहुत सारे एडमिट कार्ड्स है, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा, हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट। हाँ, ये वाला तो हमने कर लिया। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। वुमेन को अच्छा लगता है कि मेन उनकी चापलूसी करे, ठीक है। वुमेन को पसंद है कि मेन लोग उनकी चापलूसी करे। मैंने अभी इन्फिनिटिव का आपको एक अलग तरीका का सेंटेंस दिया था, ठीक है। यहाँ भी इन्फिनिटिव आ रहा है, यहाँ भी एक इन्फिनिटिव आ रहा है। चलो, टू बी फ्लैटर्ड तो आएगा, 4 ऑप्शन आया है, और ये इन्फिनिटिव है। और मैंने आपको बोला था इन्फिनिटिव का पैसिव बनाने के लिए 2 + b + v3 लगा देना, ठीक है। 2 + b + v3, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 4th वाले में थर्ड फॉर्म तो आया ही नहीं है। पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना इन्फिनिटिव का, ये तो आया नहीं। अब थर्ड, यहाँ देखो, टू फ्लैटर का टू बी फ्लैटर्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी टू बी फ्लैटर्ड है, और यहाँ भी टू बी फ्लैटर्ड है। तो इसी तीनों में से कुछ होगा ना, बताओ कौन सा होगा। देखो, ये वाला जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं ना, वो तो करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो वो तो करेक्ट दे देंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी। लेकिन ये क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा इसको आंसर देगा, मैक्सिमम बच्चा इसको आंसर देगा। उसे लगेगा कि वुमेन तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। उसको वही लगेगा ना कि विमेन लाइक मैन, विमेन मैन को पसंद करते हैं, तो मैन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से ही तो शुरू करना है। और यहाँ विमेन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से कैसे शुरू करेंगे। विमेन सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव बनाते समय तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है ना। यहाँ तो ये विमेन किया है, तो आप इसको आंसर चुनोगे, बट ये आंसर रॉन्ग। आपके दिमाग में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने सब्जेक्ट बना के क्यों नहीं वाक्य को स्टार्ट किया। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हाँ, वैसे आंसर ये है, थर्ड है। अब बता रही हूँ क्यों, ठीक है। आंसर फर्स्ट भी नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, आंसर थर्ड है। विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड वुमेन। अब देखो, जरा इसको अच्छे से समझाना होगा। मैंने लिखा विमेन लाइक मैन। अगर ये सेंटेंस यहां तक होता, इस सेंटेंस का मतलब अलग है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि विमेन मेन को पसंद करते हैं, ठीक है। विमेन लाइक मैन, विमेन मेन को पसंद करते हैं, तो इसका पैसिव क्या होगा, मैन। और प्रेजेंट टेंस है, MEN है, प्लूरल है, तो मैन आर लाइक्ड बाय वुमेन। विमेन मेन को पसंद कर रहे हैं, और मेन को पसंद किया जा रहा है विमेन के द्वारा। मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, तो ये वाला इसका तो पैसिव बनेगा, क्योंकि ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लिया, तो ये तो सही है। तो आप बोलोगे मैम मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, तो यहाँ पे तो आपने मेन से शुरू किया। मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, मेन को वुमेन के द्वारा लाइक किया जाता है, तो फिर मेन आर लाइक्ड आपने यहाँ क्यों गलत बताया, यहाँ पे क्यों गलत बताया, और यहाँ पे आपने मेन आर लाइक्ड को सही बताया, क्योंकि यहाँ का मतलब अलग है। यहाँ वुमेन मेन को लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैंने पिछला सेंटेंस करवाया था ना, उसमें अलग था। विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, ये देम जो है विमेन के लिए लगा है। विमेन को पसंद है कि मेन उनकी चापलूसी करे, मतलब चापलूसी किसकी होनी चाहिए, विमेन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस देखना, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है ना, अगर ये यहाँ तक होता तब इसका मतलब निकलता कि विमेन लाइक मेन, विमेन मेन को पसंद करते हैं। बट यहाँ विमेन मेन को नहीं पसंद कर रहे हैं, यहाँ विमेन चाहते हैं
ठीक है, यहाँ विमेन लाइक करते हैं, यहाँ विमेन को पसंद है, मेन नहीं, मेन उनकी चापलूसी करे, तो यहाँ पे उनको पसंद चापलूसी है। यहाँ पे उस मेन को, विमेन को पसंद मेन थे, बट यहाँ वो मेन को नहीं लाइक कर रहे हैं, मेन के द्वारा वो चापलूसी को पसंद कर रहे हैं, फ्लैटर उनको पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। तो अगर मैं इस वाक्य को ऐसा करती ना, मेन आर लाइक्ड, ठीक है, मेन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड, तो ये गलत हो जाता है। मेन आर लाइक्ड मतलब मेन को लाइक किया जाता है, मेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, यहाँ पर मेन को लाइक किया जा रहा है, बट यहाँ पे मेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, यहाँ पे मेन के द्वारा जो उनकी चापलूसी की जा रही है ना, वो पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब बदल जाएगा, ठीक है, मतलब बदल जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे। अब देखो, अब बोलोगे ठीक है मैम ये आपने नहीं रखा, दो ऑप्शन तो आपने हटा दिया, मेन आर लाइक का मतलब है मेन को लाइक किया जाता है, मेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, विमेन को पसंद है, चापलूसी पसंद है, मेन पसंद नहीं है, चापलूसी पसंद है, तो ये हट गया, ये तो पहले से ही हटा हुआ। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो वर्ब है, ठीक है, ये भी तो वर्ब है, तो इसका भी तो V3 बनना चाहिए ना, पैसिव बनाते समय इसका भी V3 बनना चाहिए, और यहाँ एक इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव का भी V3 लगा के बनना चाहिए। कभी कभी वाक्य में हम दोनों का V3 बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम वाक्य में दोनों का V3 बनाने चलते हैं ना, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब बोलोगे मैम वुमेन आर लाइक्ड कर देते हैं, ये लाइक को V3 करने के लिए इज ए मार्क लगा देते हैं, लेकिन इसका भी मीनिंग बदल जाएगा। विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन आर लाइक्ड, इसका मतलब क्या है, विमेन को लाइक किया जाता है, विमेन को लाइक नहीं किया जाता है, विमेन लाइक करते हैं, विमेन खुद पसंद करते हैं, तो इसका पैसिव मत बनाना, क्योंकि ये लाइक का पैसिव बनाओगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। विमेन को लाइक किया जाता है, विमेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है, विमेन खुद चाहते हैं, विमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम लोग दोनों का पैसिव कर रहे थे तो सेंटेंस का सेंस ही बदल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा था, रॉन्ग करवाने वाला क्वेश्चन है ये। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में जाके ना सेकंड वाला करते हैं, विमेन लाइक करते हैं, वुमेन को अच्छा लगता है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो वुमेन जो लाइक कर रहे हैं चापलूसी को लाइक कर रहे हैं, वुमेन जो है विमेन मेन को नहीं लाइक कर रहे हैं, वुमेन को चापलूसी पसंद है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आया, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वो लोगों को नहीं लाइक कर रहा है, ही लाइक्स पीपल नहीं है, वो लोग को पसंद नहीं कर रहा है, उसको पसंद क्या है कि उसको सर कह के बुलाया जाए, उसको पसंद है ना कि लोग, उसको लोग पसंद नहीं है। अगर ये ऐसा रहता ना, ही लाइक्स पीपल, अगर वाक्य यहां तक रहता ही लाइक्स पीपल, उसको लोग पसंद है, तो इसका तो मैं आराम से बना देती, पीपल प्लूरल होता है, पीपल आर लाइक्ड बाय हिम, क्योंकि यहाँ सेंस अलग जा रहा है, ही को लोग पसंद है, ओके, बट यहाँ ही को लोग नहीं पसंद है, ही को क्या पसंद है, लोगों के द्वारा उसको सर कह के बुलाना, तो इसका ही इज लाइक्ड मत करना, ही इज लाइक्ड करते हैं ना, तो इसका मतलब अलग चला जाएगा, ही इज लाइक्ड मतलब उसको पसंद किया जाता है, उसको कोई नहीं पसंद कर रहा है, इसका पैसिव मत बनाना, ही लाइक्स उसको पसंद है, पैसिव इसका बने, टू बी कॉल्ड सर, मैंने बाय पीपल नहीं लगाया, बाय पीपल वेग हो गया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं लगाया। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, चाहता है कि लोग उसको, मतलब ये इसको ऐसे कर दो। तो ये सब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं।
एक चीज़ और अपने स्टूडेंट्स को बता देना है। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था, जो कि इतना लेंदी है ना कि मैं भी थोड़ा-सा ना मतलब मेरे को पढ़ाने का मन था, ठीक है? पढ़ाने का मन था, लेकिन जब पढ़ाने की सोचती थी ना, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आ जाता था, ठीक है? जब जब भी पढ़ाने की सोचती थी, कोई एसएससी का कोई एग्ज़ाम आ जा रहा था, तो अभी हाल-फिलहाल में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। आप लोगों का डिमांड था कि मैम आपके यूट्यूब पे सब चीज़ है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि एक मेरी हैबिट भी होती है कि अगर अगर पढ़ाओ तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाओ, वरना नहीं पढ़ाओ। आधा-अधूरा नहीं पढ़ाओ ना कि बच्चा मतलब ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाए, प्रीवियस ईयर बन जाओ। ऐसा पढ़ाओ कि उनका क्वेश्चंस बन जाओ, या तो मत पढ़ाओ, आधा-अधूरा मत पढ़ाओ, पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ। तो सिंस ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो जब मैं सोचती थी पढ़ाने की, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आ जाता था और फिर मैं मॉक्स और प्रीवियस करवाने लगती थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि अभी आपके एग्ज़ाम आने में बचा है टाइम, तब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवा दूँ। पंक्चुएशन पढ़ा दिया है। पंक्चुएशन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? देख लेना यूट्यूब पे पंक्चुएशन अब पढ़ा दिया है। कल मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा था, क्योंकि पढ़ाते वक़्त मैं वही सारे क्वेश्चन्स को सेलेक्ट करने वाली हूँ ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं। इससे क्या होता है ना, आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है? तो आप देख सकते हो। आप देख सकते हो, और लेंदी है। मेरी टीम ने बोला मैम इसीलिए आप अवॉइड कर रहे थे, कि मैंने बोला ये बहुत लेंदी टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी आता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव, इसमें बहुत बड़ी कहानी है। तो अब मैंने सोचा है कि अगर पढ़ाऊंगी ना, तो इसको पूरा कंप्लीट ही करवा दूंगी। पंक्चुएशन मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, वहां से अब देख लो, टाइप करोगे तो मिल जाएगा। ओके, कल से स्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो ये भी हो गया, इन्फिनेटिव वाला हो गया। इन्फिनेटिव वाला गलती नहीं करना, इन्फिनेटिव वाला ऐसा वाला सेंटेंस आ गया। ये तो बहुत पहले का सेंटेंस मुझे लग रहा है ना, कब होगा, इसको टाइप करोगे तो मिल जाएगा। 2015-16 में आया था। पहले क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आता था। एक्टिव पैसिव ना 2015-16 वाले 14-15 जमाने में पेपर का लेवल अच्छा आता था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते थे। अब तो बहुत इजी दे दे, उसी वजह से ना 135 में 135 आ जाए। अभी तक तो मैं आपको बेसिक्स करवा रही थी, अब आ जाओ पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक सेंटेंस, कि मैम प्रश्नवाचक सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। ओके, हाँ, प्रश्नवाचक का पैसिव कैसे बनेगा। ओके, अरे पहले तो मुझे स्लाइड लेना होगा एक अच्छा सा। हाँ, इसमें एक दो चीज आपको याद दिलाना है, ताकि आपको ऑप्शन छांटने में इजी हो। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, ये मत समझना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस में हाउ लग गया, व्हाट लग गया, वाई लग गया तो इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव होने के लिए उसको क्वेश्चन मार्क होना है, ठीक है। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस। सेंटेंस प्रश्नवाचक है, कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन मार्क्स। ये सब व्हाट हाउ से मत सीख लेना। जैसे मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, और मैंने लिखा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे मैम हाँ, यहाँ भी हाउ लगा है, यहाँ भी हाउ लगा है, बट नीचे वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक है। हाउ आर यू मतलब कैसे हो, यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ हाउ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। ओ माय गॉड, कितना बेवकूफ है। तो ऐसे वाले साइन को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंस, ठीक है। तो ये मत समझना कि हाउ से हमेशा सेंटेंस प्रश्नवाचक ही बनता है। किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक होने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, तो एक चीज आपको याद रखना है। ओके, एक क्वेश्चन आपको एक चीज आपको याद रखना कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ते हैं, इसको मैं नरेशन में भी फिर से आपको बताऊंगी, जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चन मार्क रहता है ना, डायरेक्ट का जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क रहता है वो फुल स्टॉप में बदल जाता है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में नहीं बदलता है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, मतलब, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। अगर एक्टिव में इन्वर्जन है तो पैसिव में भी इन्वर्जन रहेगा। आप कोई बताऊंगी, एग्जाम्पल से बताऊंगी, क्योंकि कुछ को दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, उल्टा हो जाना। जनरली वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है, बट उल्टा कब हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब हो जाता है। तो एक्टिव में भी इन्वर्जन होता है, पैसिव में भी इन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है, पंचुएशन मार्क हटता नहीं है, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां तो इन्वर्जन होगा। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क रहता है तो क्वेश्चन मार्क में तो इन्वर्जन होगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये फुल स्टॉप में बदल जाता है, और जहां भी आपको फुल स्टॉप वाला सेंटेंस आ गया, अब वो प्रश्नवाचक नहीं है, अब वहां पे इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। अब वहां पे नहीं होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। एक सेंटेंस दे मैंने लिखा, ये देखो, हु रोट द बुक, बाकी सारा चीज मैं बाद में बताऊंगी, बस ये वाला थोड़ा समझा रही हूँ। हु रोट द बुक, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ना, पैसिव होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ना, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और इसका पैसिव मैं बनाती हूँ, अभी अभी यही चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक ऑप्शन में देंगे, अभी ये सब बताऊंगी। हु बदल जाता है बाय हुम में, इस पे ध्यान मत देना, अभी मैं ये बताऊंगी। बाय हुम द बुक वॉज रिटन, एक ऑप्शन में ये देंगे, क्योंकि यही वाला एग्जाम के ऑप्शन में मिलेगा। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव में टेंस भी नहीं बदलता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप में नहीं बदलना। और दूसरा मैंने लिखा, बाय whom was the book written। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है। क्या? यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, अरे सॉरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। और जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है तो उल्टा हो गया है, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है और ऊपर वाले में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्वर्जन तो तब होता है ना जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, बट यहाँ तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, नो इन्वर्जन। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि एक में इन्वर्जन हो रहा है और एक में नहीं हो रहा है। टेंस तो बाकी का सेम ही है, तो आप किसको चुनोगे? चूंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क रहता है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां तो इन्वर्जन होगा। इसका मतलब है बाय होम द बुक वॉज रिटन गलत, बाय होम वॉज द बुक रिटन, ठीक है। एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है। क्यों होता है? कोई पूछे कि एक्टिव पैसिव में क्यों इन्वर्जन होता है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है पैसिव बनाते समय, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट इनडायरेक्ट में इन्वर्जन, अगर हम डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप आ जाता है, और जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस का तो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप रहता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। मतलब जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा, जहां फुल स्टॉप रहेगा वहां इन्वर्जन नहीं हो। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दोनों में था, इसलिए इन्वर्जन चाहिए। बी वाला उसी तरह, वैसे तो मैं इसको आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ भी एक एग्जांपल दे देती।
थोड़ा बहुत नरेशन का तो आइडिया हो गई। जैसे मैंने लिखा आई सेड, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ इन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। इसमें तो क्वेश्चन मार्क, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ना, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब भी इन्वर्टेड कॉमास रहे ना, ऐसा वाला दिख गया तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। अब मेरे को इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ऑप्शन में ऐसे देंगे, आई आस्क्ड या ही सेड लगा दो। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, मुझसे पूछ रहा है, तो पूछा उसने तो सेड आस्क्ड में बदल जाए। बाकी चीज पे ध्यान मत देना, बस इन्वर्जन देखो। ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग, एक ऑप्शन में होगा और एक ऑप्शन में आएगा he asked what I was doing। देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। क्वेश्चन मार्क रह गया तो आप फिर इन्वर्जन रहने देना, इन्वर्जन करना है। लेकिन यहाँ तो फुल स्टॉप में बदल गया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा था, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। बट यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है। हमें इस सेंटेंस में तो हमें इन्वर्जन चाहिए था क्योंकि ये प्रश्नवाचक था, ठीक है। बट इस सेंटेंस में तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए। ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग नहीं होगा, व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। लेकिन अगर वाक्य ऐसा आता कि कोई इनडायरेक्ट में रहता, ठीक है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस रहता और उसमें इन्वर्जन नहीं होता और हमें डायरेक्ट चुनना होता, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना होता जहां पे क्वेश्चन मार्क होता। जब क्वेश्चन मार्क होता तो हम तो इन्वर्जन के साथ वाला चुनता। बस याद रखो, जहां फुल स्टॉप लगा है वहां पे इन्वर्जन मत लगाना, जहां क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे इन्वर्जन लगाना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। यहाँ भी लगा था, लगाना, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में वो वाला ऑप्शन आता है। मेरे को 2 दिन लगेगा और 5 डेज लगता है। वॉइस कल और परसों चलेगा, और इतना ना हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ाने दो। अरे टाइम हो गया है, अच्छा मैं भूल गई थी। हाँ चलो फिर एंड करती हूँ। ओके, कल हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत सारा चीज से स्टार्ट हो सकता है, हु और हुम से भी स्टार्ट हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हाई, हाउ, डू, डज, डिड, लेंदी है, इसमें बहुत सारा सेंटेंसेस है। इसको कल करें। मैंने टाइम देखा नहीं, टाइम ओवर हो गया।